अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप लोग। मेरा नाम अब्दुल वली है और मैं आपसे बात कर रहा हूँ वली वीज़ा पार्टनर्स की जानिब से। ये हमारा ब्रांड है वीज़ा कंसल्टेंसी और इमिग्रेशन कंसल्टेंसी के हवाले से। तो मैं इस वक्त लिस्बन पुर्तगाल में हूँ, जो कैपिटल है पुर्तगाल का। तो यहाँ पे मैं शिफ्ट हुआ था, आपको पता होगा, मैंने बताया था आप लोगों को। तकरीबन 1 साल होने वाला है, 2 महीने बाद 1 साल हो जाएगा। तो मैं D7 वीज़ा पे यहाँ पे आया था, जो पैसिव इनकम वीज़ा होता है। तो अभी मैंने कहा आपको थोड़ा अपडेट कर दूँ इमिग्रेशन के हवाले से कि यहाँ पे कोई जो मूव होना चाहते हैं लोग, क्योंकि मेरा काम है इंफॉर्मेशन देना और अपडेटेड इंफॉर्मेशन देना। और लोग चूँकि अभी भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है पुर्तगाल के हवाले से, तो कुछ हक़ाइक़ आपको मैं बताना चाहूँगा पुर्तगाल के हवाले से पार्टिकुलरली। बाकी यूरोप की कंट्रीज़ में भी कंट्रीज़ के हवाले से हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि हमने प्रॉपर वीज़ा कंसल्टेंसी का काम शुरू किया है ना। तो दुबई में जैसे हमारा ऑफिस बन रहा है, इंशाल्लाह ईद के बाद जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। खुशखबरी, ओमान के भी मैं आया हूँ। ओमान में हमारा सेटअप इंशाल्लाह ईद के बाद रेडी हो जाएगा, पाकिस्तान में हो जाएगा। फिर इस तरह जो है पुर्तगाल के अंदर भी हमारा ऑफिस होगा और पुर्तगाल में भी हम इमिग्रेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको हैंडल करेंगे। फिर बाकी यूरोप के और कंट्रीज़ का भी मैं आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करूँगा। अभी पुर्तगाल के हवाले से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पुर्तगाल ने अभी जो लास्ट ईयर जो गवर्नमेंट आई थी ना, तो उसने काफ़ी चेंजेस की है यहाँ के इमिग्रेशन के हवाले से। समझो कि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस इन्होंने डाली है, लेकिन स्टिल मैं ये कहूँगा कि पुर्तगाल अभी भी दूसरे कंट्रीज़ के बनस्बत थोड़ा सा ऑप्शंस इसमें है, ईजी नहीं है। लोग अक्सर कहते हैं ना शुरू से कि पुर्तगाल में इजी इमिग्रेशन है और इजीली आप एंटर हो जाएंगे और इजीली कार्ड मिल जाएगा। इजी वीजी वाला कोई चक्कर नहीं है भाई पुर्तगाल का। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और लोग जो इजी बताते हैं ना, तो ये थोड़ा सा गलत मेरे ख्याल से है, क्योंकि इजी नहीं है। पहले भी काफ़ी मुश्किल था, काफ़ी ख्वारी वाला काम था इमिग्रेशन। यूरोप में तमाम कंट्रीज में थोड़ा ख्वारी वाला काम है, लेकिन पुर्तगाल का काफ़ी ख्वारी वाला काम इसलिए था क्योंकि अगर आप फाइल लॉक की बात करते हैं, या जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट था, जो लोग फाइल लॉक करते थे फिर 1 1.5 साल 2 साल बाद कार्ड लेते थे, उसमें भी लोगों का बहुत ज़्यादा खर्चा होता था। बहुत लंबा वेट करना पड़ता था लोगों को, और काफ़ी लोगों को स्ट्रेस और एंजाइटी से गुजरना पड़ता था। फिर पुर्तगाल में आपको पता है कि लोग वेट करते थे, सर्वाइव करना मुश्किल था। यहाँ पे काम इतना होता नहीं है बेसिकली, तो इसीलिए वो भी मुश्किल था और अभी भी मुश्किल है पुर्तगाल की इमिग्रेशन। चाहे आप डी कैटेगरी की वीज़ा ले रहे हो, वो भी अभी मुश्किल हो गई है। पहले वो ईजी थी। जब मैंने अभी 1 साल पहले वीज़ा लिया था, 1 साल कुछ टाइम पहले, तो बहुत ईजिली मैंने लिया था D7 वीज़ा। लेकिन उसके बाद वो भी थोड़ा सा उन्होंने मुश्किल कर दी है, स्क्रूटनी थोड़ी बढ़ा दी है एम्बेसीज ने। तो अब ये है कि पुर्तगाल के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप अभी भी इंटरेस्टेड हो, कुछ लोग इंटरेस्टेड है, क्योंकि पुर्तगाल अभी भी निस्बतन कंपैरेटिवली ऑप्शन ज़्यादा है यहाँ पे TRC कार्ड लेने का। TRC कार्ड से मुराद के रेजिडेंसी जो कार्ड होता है, 2 साल का कार्ड होता है नॉर्मली, कुछ केसेस में 1 साल का भी होता है। वो कार्ड ये होता है कि सबसे बड़ा एडवांटेज, सबसे बड़ा और मेरे ख्याल से एक ही एडवांटेज है पुर्तगाल का, वो ये है कि ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है और शेंगन एरिया का हिस्सा है। तो आपको जब इसका कार्ड मिल जाता है तो आप पूरे शेंगन एरिया में घूम फिर सकते हो, यूरोप में घूम सकते हो, बाहर से आ रहे हो तो कहीं भी लैंड कर सकते हो। जैसे अभी 1 2 दिन पहले मैं आया तो मैंने इटली में लैंड किया पुर्तगाल की TRC पे, तो कोई इशू नहीं था। उसने देखा और स्टैम्प करके पासपोर्ट, चलो भाई इंटर हो जाओ। तो ये क्योंकि इनका वीज़ा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है ना, बार बार अप्लाई करते हुए वेट करना पड़ता है, कभी अपॉइंटमेंट नहीं मिलती और फिर 10 चीज़ें मांगते हैं। तो उस ख्वारी से बचने के लिए इनका TRC जब हो तो बेहतर रहता है एक सेकंड ऑप्शन के तौर पे। फिर ये कि फैमिली बच्चों के लिए थोड़ा सा बेहतर होता है। यूरोप की जितने भी कंट्रीज़ हैं, मतलब निस्बतन बेहतर होता है कि एजुकेशन के हवाले से या सेफ्टी के हवाले से। तो बहरहाल अब क्या है कि पुर्तगाल की जो वीज़ा ऑप्शंस है उसमें अभी भी सबसे जो कम कीमत पे और मैं कहूँगा कि आसानी से मिल सकता है निस्बतन, वैसे तो आसान नहीं है लेकिन निस्बतन दूसरी कंट्रीज़ को देखते हुए, तो वो पुर्तगाल का आर्टिकल 92 एक आर्टिकल है, जिसके थ्रू अगर किसी के पास विजिट वीज़ा है मसलन किसी भी शेंगन कंट्री का, तो उसी वीज़ा के वैलिडेशन के दौरान ही वो यहाँ पे आके एंटर करता है, कोर्स में दाखिला लेता है, वोकेशनल ट्रेनिंग्स होती है। वैसे तो ये कोर्सेज में कोई इतना इंटरेस्ट नहीं रखता, लेकिन इमिग्रेशन के पर्पज़ के लिए लोगों ने ये जो एक तरीका रह गया है, तो इसमें अभी भी लोग ये एडमिशन ले रहे हैं। और फिर कोर्ट के थ्रू उनका पहले एडमिशन होता है, फिर सारी चीज़ें बनती है जो निफ वगैरह और यहाँ के जो भी निस वगैरह डॉक्यूमेंट्स है। वैसे निस वगैरह चाहिए नहीं होती है आपके अपॉइंटमेंट के लिए, आयमा की जो अपॉइंटमेंट होती है, लेकिन निफ वगैरह और बैंक स्टेटमेंट और ये चीज़ें बंदा बना लेता है। तो उसके बाद फिर कोर्ट के थ्रू आयमा से अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट करता है। आयमा जो यहाँ की माइग्रेशन एजेंसी है, उनसे रिक्वेस्ट करता है कि मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ और मुझे ID कार्ड दिया जाए, TRC दिया जाए एज अ स्टूडेंट। तो वो निस्बतन ईजी और क्विक ऑप्शन है कि मतलब यही से
आके लैंड करते हो आप कर सकते हो, लेकिन उसमें भी ख्वारी ये है कि कुछ लोगों को कार्ड दे रहे हैं, कुछ को नहीं दे रहे हैं, कुछ को अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, कुछ को नहीं दे रहे, मतलब रेंडम है। पुर्तगाल ऐसा कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड कंट्री नहीं है, आपके साथ मैं ऑनेस्टली शेयर करूंगा। कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि मतलब आपका काम जितने दिन में ये कानून में लिखा हुआ है उतने दिन में हो जाएगा, या जो कानून में डॉक्यूमेंट्स लिए हुए उसी पे हो जाएगा। इनके डिफरेंट ऑफिस में जो है ना, लोगों का डिफरेंट मूड होता है, डिफरेंट सिस्टम होता है, तो कोई टाइमलाइन के ऊपर ये नहीं चलते, ये बात ज़हन में रखिएगा, ठीक है। तो फिर जब आप यहाँ पे एडमिशन लेते हो आर्टिकल 92 में, तो फिर आपको काफ़ी वेट करना पड़ता है, फिर आपका खर्चा होता है, 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं, 1.5 साल भी लग सकता है, तो उसमें फिर आपको खर्चा करना पड़ता है। काम आप कर सकते हो, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि काम कर सकते हो उस बीच में या नहीं, काम कर सकते हो बिल्कुल, काम के लिए आपके पास वर्क परमिट होना चाहिए, लेकिन काम यहाँ मिलता नहीं है। तो अब ये ऑप्शन ज़्यादातर उन लोगों के लिए अच्छा है जो ऑनलाइन काम करते हैं, फ्रीलांसिंग या डिजिटल नोमैड या ई कॉमर्स वगैरह, उनके लिए बेहतर ऑप्शन है ये। बहरहाल आर्टिकल 92 यहाँ पे स्टिल आप ट्राई कर सकते हो अगर करना चाहते हो, लेकिन ईजी नहीं है, अगेन बता रहा हूँ, कई बार बता चुका। फिर उसके अलावा जो डी कैटेगरीज की वीज़ाज है उसकी स्क्रूटनी भी बढ़ गई है। पहले वो भी निस्बतन ईजिली मिल जाते थे, वन पाकिस्तान से, मिडिल ईस्ट से, जो कतर, दुबई, सऊदी वगैरह से। और उसके अलावा जो है गोल्डन वीज़ा तो अभी भी मिल रहा है, वो तो मिल जाएगा, लेकिन गोल्डन वीज़ा में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आप अंदाज़ा करें इस कंट्री के अजीब व गरीब सिस्टम का कि गोल्डन वीज़ा जिसमें बंदा 2.5 लाख यूरो से लेके 5 लाख यूरो तक इन्वेस्ट करता है, उसमें 3-3.5 साल टाइम लग रहा है टीआरसी हासिल करने में। और जो बंदा कोई भी पैसा खर्च नहीं कर रहा है, यानी डी कैटेगरी वीज़ा की बात कर रहा हूँ, जो मैंने D7 वीज़ा लिया है तो उसमें कोई इतनी लंबी चौड़ी ना इन्वेस्टमेंट है, कुछ भी नहीं था, सिर्फ वीज़ा फीस। वो मुझे 1 हफ्ते में वीज़ा मिल गया था और 2 हफ्ते में कार्ड मिल गया था यहाँ। तो आप अंदाज़ा करें कि जो बंदा पैसे दे रहा है उसको 3 साल के लिए ये लटकाते हैं। तो गोल्डन वीज़ा भी है, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। डी कैटेगरीज की वीज़ाज जो है वो स्टिल आप अप्लाई कर सकते हो। उसमें सबसे मशहूर जो है वो D7 वीज़ा है, जो मैंने भी लिया था। वो पैसिव इनकम वीज़ा होता है। पैसिव इनकम मसलन आपने रेंट पे घर दिया हुआ है, उसके सबूत आपके पास मौजूद है, एग्रीमेंट मौजूद है, बैंक में पैसा आ रहा है, टैक्स रिटर्न में भी अगर आपने उसको शो कराया है, और फिक्स डिपॉजिट बैंक में पड़ा हुआ है आपका, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, या कंपनी के शेयर्स वगैरह, ये सारी इनकम्स जो है वो रेंट उसमें आती है, पैसिव इनकम में आती है। और कुछ पैसा आपके बैंक में पड़ा भी हुआ हो एज ए सेविंग, ताकि आप दिखा सको, क्योंकि ये लोग आपसे मांगते हैं कि आपके पास 1 से 2 साल की सेविंग होनी चाहिए कि आप यहाँ पे अपने पैसों पे रह सकते हो। मेन मकसद इसका ये होता है कि आप अपने खर्चे पे यहाँ रह सकते हो। वैसे तो बाद में आप काम भी कर सकते हो, इस पर काम भी अलाउड होता है, लेकिन इनिशियली ये लोग देखना चाहते हैं कि आप अपने आप को यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हो पुर्तगाल में या नहीं। तो D7 जो वीज़ा होता है उसका मकसद यही होता है। फिर उसके बाद D8 वीज़ा है, जो कि बहुत अच्छा वीज़ा है। वो डिजिटल नोमैड्स और फ्रीलांसर्स के लिए है। जो लोग 3,500 यूरो पर मंथ कमाते हो, उनके पास प्रूफ हो, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, प्रूफ हो जिसमें लिखा हुआ हो, किसी के साथ एग्रीमेंट हो कंपनी के साथ, किया ये बंदा इतने पैसे कमाएगा और रिमोटली काम करेगा हमारे साथ, और फिर वही आपके बैंक में आ रहे हो, बैंक के अंदर ट्रांजैक्शंस मौजूद हो, और अगेन आपके बैंक में 1 से 2 साल की सेविंग भी मौजूद हो, कम से कम 1 साल की सेविंग, यानी कि 3,500 का मतलब है कि आपके बैंक में 35-40 हज़ार यूरो पड़ा हुआ हो। और जो D7 वीज़ा है उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि 920 यूरो कम से कम आपकी पर मंथ इनकम होनी चाहिए, पैसिव इनकम, और सालाना आपके अकाउंट में 20,000 यूरो तक हो, 18-20 हज़ार तो वो काफ़ी है। तो ये बाकी इसके रिक्वायरमेंट्स जो है वो फिर पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और यहाँ से आपको रेंटल कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है, इंश्योरेंस चाहिए होता है, ट्रेवल, और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए होती है, तो वो आप अरेंज कर सकते हो। लेकिन अपॉइंटमेंट बड़ी मुश्किल होती है D7 और D8 की पाकिस्तान से। इवन अभी गल्फ कंट्रीज से भी आसान नहीं है इसकी अपॉइंटमेंट। तो अपॉइंटमेंट सबसे बड़ा इशू है। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है, और ये लंबा प्रोसेस है, इसको ईजी मत लेना। मतलब जो 92 आर्टिकल है वो बहुत लंबा इधर होता इधर ही है, लेकिन वो भी लंबा है। और D7 और D8 वगैरह सिर्फ बाहर से अप्लाई कर सकते हो, यहाँ कंट्री के अंदर नहीं अप्लाई कर सकते। वो भी काफ़ी लंबा प्रोसेस है, 3 से 6 महीने ईजिली लग जाएंगे, वो भी इस शर्त पे कि आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए। अपॉइंटमेंट के दिन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि फिर मुख्तलिफ स्टेजेस है ना इसके। और एक वीज़ा है D2 वीज़ा। D2 बिजनेस वीज़ा है बेसिकली। ये इस तरह का वीज़ा है कि इसमें आप अपना नया बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, एग्जिस्टिंग बिजनेस भी ले सकते हो, और स्टार्टअप कोई अगर बंदा स्टार्ट करना चाहता है, यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे इंक्यूबेटर्स वगैरह बने हुए ये लिस्बन वगैरह में। तो यहाँ से अगर रिकॉग्निशन बंदा ले ले
सपोर्ट लेटर ले ले किसी इंक्यूबेशन सेंटर से। तो एक स्टार्टअप टेक्नोलॉजी वगैरह के हवाले से या कोई कोई चीज़ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, और उस पर निस्बतन वीज़ा का चांस ज़्यादा होता है। तो D2 वीज़ा भी किया जा सकता है। उसमें ख़र्चा थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है और उसमें भी टाइम काफ़ी लगता है, क्योंकि आपको बिजनेस प्लान चाहिए होता है, यहाँ से अकाउंट चाहिए होता है, उसको फंड करना होता है, तो काफ़ी सारे मामलात होते हैं जिसकी वजह से ये वीज़ा थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस और एक्सपेंसिव हो जाता है। अब इन सारी चीज़ों का बताने का मकसद आपको ये है, आपको एजुकेट करना है ताकि आप पहले से मेंटली रेडी हो चीज़ों को। सब्ज़ बाग दिखाना मेरा काम नहीं है, ठीक है, कि मैं आपको सब्ज़ बाग दिखाना शुरू कर दूं और फिर अपना मंजन आपको बेचना शुरू कर दूं कि आप भाई मुझे पैसे दे दो और मैं आपका काम कर दूंगा और ये सब्ज़ बाग। रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी बहुत ज़रूरी है। जो लोग आसानी से कहीं जाना चाहते हैं, फास्ट ट्रैक, फास्ट मतलब क्विकली कुछ रेजिडेंसी लेना चाहते हैं, तो वो हमारे पास 2 अवेलेबल है, कैम्बोडिया और इंडोनेशिया। इन 2 कंट्रीज़ की 1 से 2 हफ्ते के अंदर आपको रेजिडेंसी मिल सकती है। उसके बाद अगर किसी को पासपोर्ट चाहिए तो वेनावाटू का पासपोर्ट इंशाल्लाह हम लोग 35 से 40 दिन में लेके दे सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के बेस पे है ना, पैसा से होता है सारा। और नाउरू का पासपोर्ट लेके दे सकते हैं 2 से 3 महीने में। तो ये पासपोर्ट से डोमिनिका वगैरह की जो पासपोर्ट है वो भी हम लेके दे सकते हैं, लेकिन उस पर कम अज़ कम भी आजकल जो लग रहा है ना, साल से ऊपर टाइम लग रहा है और बहुत ज़्यादा उनकी इन्वेस्टमेंट भी डबल है और स्क्रूटनी बहुत ज़्यादा है। तो पुर्तगाल के हवाले से वापस टॉपिक पे आते हैं। पुर्तगाल के हवाले से ये है कि इनमें से कोई भी वीज़ा आपने अप्लाई करना हो या आर्टिकल 92 भी करना हो तो हम प्रोसेस करके दे सकते हैं। हमारे टीम से आप रब्ता कर सकते हैं। इसमें जो तुर्की का नंबर आपको नजर आ रहा है ये मेरा पर्सनल नंबर है, लेकिन मुझे कोई भी रब्ता करेगा तो काइंडली आपने मैसेज करना है और पूरा मैसेज लिखना है, पूरा मसला लिखना है। ये सिर्फ सलाम बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन सिर्फ सलाम कहना फिर वेट करना वो ना करे। पूरा जो भी आपका मसला है वो सारा लिखेंगे और सिर्फ मैसेज करेंगे। कॉल बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। कॉल हमारे दूसरे नंबर पे आप कर सकते हो, उनसे डिस्कस भी कर सकते हो, असिस्टेंट और टीम जो अवेलेबल है। तो मुझे तुर्किश वाले नंबर पे आप डायरेक्टली रब्ता कर सकते हो। कोई भी काम हो या आपका कोई जवाब नहीं आ रहा हो दूसरी तरफ से, या कोई आपका काम फंसा हुआ हो, तो इंशाल्लाह वो मसले हल होंगे। तो पुर्तगाल में हमारी टीम ऑलरेडी मौजूद है, ऑफिस भी इंशाल्लाह आपके साथ जल्द शेयर किया जाएगा। तो पुर्तगाल के हवाले से कोई भी काम हो, निप बनाना हो, निस बनाना हो, बाकी रेंटल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे अरेंज करना हो, इंश्योरेंस वगैरह, कोई भी मतलब वीज़ा का प्रोसेसिंग जो फाइलिंग वगैरह है, सारी चीज़ें मैं खुद गुजर चुका हूँ। मैंने एक D8 वीज़ा भी 1-2 करके दिया है लोगों को, डिजिटल नोमैड वीज़ा खुद मैंने D7 किया है, 1-2 और लोगों को भी करके दिया है। D2 अलबत्ता लोग आपके साथ जो है ना फेलियर शेयर नहीं करते। D2 2 बार अप्लाई किया, दोनों बार रिजेक्ट हुआ है। तो ये भी सारे मामला थे। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह आपके साथ इस तरह डिटेल वीडियो शेयर करूंगा। यूरोप के हवाले से बहुत सारी कंट्रीज़ और बाकी भी जो भी ऑप्शंस है हमारे पास अवेलेबल है, जो हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस है, हम इंशाल्लाह उस पर आपसे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।